नमस्कार, बेहद स्वागत आप सभी का। कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने मूविंग क्वाइल उपकरण के बारे में चर्चा की थी। एक दो चीज़ें जो रह गई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह सेंसिटिव उपकरण होता है, आंतरिक प्रतिरोध इसका कम होता है, शक्ति व्यय भी इसका क्या होता है, कम होता है, दक्षता इसकी ज़्यादा होती है और धारा का माप भी शुद्ध करता है, यथार्थता से इसका माप करता है। इसका पैमाना जो होता है वो अनुपातिक होता है, माप सीमा को इसकी बढ़ाया जा सकता है। इसका उपयोग एसी धारा के मापन के लिए नहीं किया जा सकता। जो मूविंग कॉइल उपकरण होता है वह केवल डीसी पर काम करता है। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, यह केवल किसको मापता है? डीसी को मापता है। इसमें घूमने वाला भाग कौन सा होता है? कॉइल होती है। सैकड़ों एम्पियर का करंट इससे नहीं मापा जाता और डीसी मोटर जो होती है वह भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। अब इसमें एक दो चीज़ें और हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल यंत्र के अंदर कि इसमें एडी करंट अवमंदक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूविंग कॉइल उपकरण में किस अवमंदक प्रणाली का यूज किया जाता है, तो EFGH लिखोगे इसमें एडी करंट अवमंदक का प्रयोग किया जाता है। एडी करंट अवमंदक का प्रयोग किया जाता है। एडी करंट अवमंदक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? अवमंदक प्रणाली यानी कि डैम्पिंग, कौन सी डैम्पिंग का यूज करते हैं? तो एडी करंट प्रकार की, यानी कि इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट प्रकार की अवमंदक प्रणाली का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी बनावट नाजुक होती है, शक्ति व्यय कम होता है और वोल्टमीटर के रूप में इसका प्रयोग हम लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वोल्टमीटर के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मूविंग कॉइल उपकरण का यूज कर सकते हैं। ठीक है, MC होता है, ये MI नहीं होता। कल हम लोग जो है वो इसको MI पढ़ रहे थे, MC होता है। ठीक है, मूविंग कॉइल है ना, MC टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर MI की जगह क्या करोगे? MC टाइप करोगे। MI तो अब पढ़ेंगे दूसरा। ठीक है, तो मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसका उपयोग केवल डीसी में होता है, एसी में इसका कोई काम नहीं होता। तो आज का टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा टॉपिक, हेडिंग लगाओगे आप लोग, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, MI टाइप। मूविंग आयरन उपकरण। ठीक है, क्या होता है? MI टाइप। ठीक है, मूविंग आयरन प्रकार का उपकरण। आज की क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मूविंग आयरन क्या होता है? यह AC और DC दोनों प्रकार की विद्युत धारा को माप सकता है। ए में लिखोगे यह AC व DC दोनों प्रकार की विद्युत धारा माप सकता है। यह AC और DC दोनों प्रकार की विद्युत धारा का मापन कर सकता है। इसमें वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली का प्रयोग होता है। बी क्या लिखोगे? इसमें वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली का उपयोग होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली का यूज करते हैं। इसमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। उसमें क्या कर रहे थे? परमानेंट यानी स्थायी मैग्नेट कर रहे थे, और इसमें क्या करेंगे? विद्युत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रयोग किए जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम लोग विद्युत चुंबक का यूज करते हैं।
ठीक है। इसमें कुंडली स्थिर रखी जाती है और लोहे पत्तियां सचल रखी जाती है। ठीक है, उसमें घूमने वाला भाग कौन सी थी? कुंडली थी। तो इसमें क्या लिखोगे? इसमें लोहा पत्तियां, लोहे की पत्तियां, लोहे की पत्तियां घूमती है व कुंडली स्थिर रहती है। ठीक है, स्थिर रहती है। मूविंग कॉइल के अंदर घूमने का काम कौन कर रही थी? कॉइल कर रही थी या कुंडली कर रही थी, लेकिन इसके अंदर घूमने का काम कौन करेगी? पत्तियां करेगी। ठीक है, आयरन घूमेगा उसके अंदर, इसके अंदर आयरन घूमेगा, उसके अंदर कोयल घूम रही थी, यानी कि इसके अंदर घूमने का काम कौन करेगा? आयरन या पत्तियां करेगी, लेकिन कुंडली जो रहेगी वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। कुंडली एक जगह पर स्टेबल रहेगी। ठीक है, इसकी सुग्राहिता कम होती है, इसकी सुग्राहिता कम होती है। यानी कि ये क्या होता है? इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, कम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये नहीं होता है। ठीक है, इसके द्वारा ली गई नाप कम सही होती है, या लिखोगे इसका पैमाना अनुपातिक नहीं होता, इसका पैमाना अनुपातिक नहीं होता। वह इसकी माप भी कम शुद्ध होती है। ठीक है, उसकी माप क्या थी? यथार्थ थी, शुद्ध थी, प्योर थी, लेकिन इसकी माप कम शुद्ध होती है। ठीक है, कम यथार्थ होती है। ठीक है, इसकी बनावट जो होती है वो मजबूत होती है और शक्ति व्यय ज़्यादा होता है। इसकी बनावट मजबूत होती है वह शक्ति व्यय भी ज़्यादा होता है, शक्ति व्यय भी ज़्यादा होता है। इसके अंदर क्या होता है? शक्ति व्यय ज़्यादा होगा, इसकी बनावट जो है वो मजबूत होती है। ठीक है, वोल्टमीटर के रूप में इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। नंबर एच लिखोगे। वोल्टमीटर के रूप में इसका उपयोग अधिक नहीं किया जाता या यथार्थता से नहीं किया जाता। ठीक है, तो वोल्टमीटर के रूप में इसका यूज यथार्थता से नहीं किया जाता। तो ये दोनों में डिफरेंस था, मूविंग आयरन में और मूविंग कोयल दोनों में। ठीक है, मुख्य रूप से यही पूछा जाता है, एग्जामिनर ने आज तक यही चीज़ पूछी है कि मूविंग आयरन एसी या डीसी किस पे काम करता है, मूविंग कॉइल किस पे काम करता है। तो ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है ना वो तो ध्यान से जरूर पढ़ ही लेना। बाकी यहाँ पर मुख्य जो इंपॉर्टेंट नाम है वो मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखाए हैं। क्लियर है? तो जो सही नाम है, जो अच्छे नाम हैं, उन नामों को तुम्हें लिखाया गया है ताकि तुम्हारी चीज़ें समझ में आ जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से निकल के आता है। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, उन चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है, एक चीज़ और लिख लो, यह प्रत्याकर्षण या प्रतिकर्षण लिख लो, प्रत्याकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रतिकर्षण का सिद्धांत क्या है? समान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो असमान पोल समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह क्या काम करता है? प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है,
के सिद्धांत व आकर्षण के सिद्धांत, दोनों ही लिख लो, दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, यह प्रतिकर्षण के सिद्धांत व आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे एमीटर की माप सीमा बढ़ाना। एक एमीटर की भी माप सीमा बढ़ाते हैं और वोल्टमीटर की भी माप सीमा बढ़ाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो हेडिंग लिखोगे एमीटर की माप सीमा बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाओगे, एमीटर की माप सीमा बढ़ाना। एमीटर की माप सीमा, एक चीज ध्यान रखना, एक अच्छे एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, अच्छे एमीटर या आदर्श एमीटर, ध्यान रखना, एक अच्छे एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्नतम होना चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो 0 होता है। लिख लो, आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। अगर किसी एमीटर की माप सीमा बढ़ानी है तो यंत्र की कुंडली के समांतर में, यदि किसी यंत्र की माप सीमा बढ़ानी है तो, यदि किसी यंत्र की माप सीमा बढ़ानी है तो कुंडली कौन सी, यंत्र की कुंडली, तो यंत्र की कुंडली के समांतर क्रम में यंत्र की कुंडली के समांतर क्रम में एक कम मान का प्रतिरोध लगा दिया जाता है। समांतर क्रम में एक कम मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, शंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये वाली क्या है, एक कुंडली है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया RSH। ठीक है, समांतर क्रम में, तो ये क्या बना दी हम लोगों ने, एक कुंडली बना दी। ठीक है, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने RM। यहाँ से IM नाम का करंट जा रहा है भैया कुंडली के अंदर। ठीक है, यहाँ पर शंट के अंदर भी करंट जाएगा ISH, और ये टोटल यहाँ से क्या जा रहा है, I जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एमीटर की माप सीमा बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 हेडिंग लगाओगे वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाना। नंबर 2 हेडिंग क्या लगाओगे, वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाना। तो वोल्टमीटर की भी माप सीमा बढ़ा दो जी, कैसे बढ़ाओगे, तो वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए हम लोग अधिक मान का
इसमें कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाए कि वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो कुंडली के श्रेणी क्रम में ज़्यादा मान का एक प्रतिरोध लगाया जाता है। एमीटर का मान बढ़ाने के लिए क्या जाता है, मतलब एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे 5 एम्पियर का एमीटर था हमारा, अब मुझे 10 एम्पियर उससे जो वोल्टेज है वो करंट जो है वो नापनी है, तो कैसे करूँगा, इसका मतलब उसकी मैंने रेंज बढ़ा दी। ठीक है, यानी कि 10 एमीटर तक 10 एम्पियर तक का करंट भी वो सहन कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, अगर एमीटर की बात करूंगा तो समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध लगाऊंगा, और अगर वोल्टमीटर की बात करूंगा तो श्रेणी क्रम में ज़्यादा मान का प्रतिरोध लगाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर का माप ले सकते हैं। उसके बाद हेडिंग लगाओगे वोल्टमीटर की सुग्राहिता। उसके बाद हेडिंग लगाओगे वोल्टमीटर की सुग्राहिता। ठीक है, यानी कि सेंसिटिविटी। सुग्राहिता को क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो किसी वोल्टमीटर के लिए उसके प्रतिरोध और वोल्टेज की माप सीमा का अनुपात। वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध व वोल्टमीटर की माप सीमा। वोल्टमीटर का प्रतिरोध व वोल्टमीटर की माप सीमा का वोल्टमीटर की सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, इस चीज को क्या बोला जाता है, वोल्टमीटर की सुग्राहिता बोला जाता है। उसके बाद बात पढ़ते हैं लोडिंग प्रभाव। हेडिंग लगाओगे लोडिंग प्रभाव। लोडिंग प्रभाव चीज क्या है, देखो कि एक अच्छा वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है। एग्जाम में ये वाली लाइन ना बहुत बार पूछी गई है, इसलिए इसको मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसके द्वारा ली गई माप सीमा भी क्या होगी, अर्थात होगी, यानी कि यथार्थ होगी। तो और इसके द्वारा ली गई यूनिट भी शुद्ध होगी या यथार्थ होगी, शुद्ध होगी या यथार्थ होगी। ठीक है, तो इसके द्वारा जो यूनिट लेंगे वह शुद्ध होगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अनंत प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर ही सही माप सीमा दर्शाता है। ठीक है,
एक चीज और इसमें लिखोगे, विभांतर से कम विभांतर दर्शाना। अगर कोई वोल्टेज है, जितना विभांतर है, ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उससे भी कम विभांतर दिखा रहा है, विभांतर से कम विभांतर दर्शाना लोडिंग प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अगर मान के चलो कि उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो वो विभांतर से कम थोड़ी ना विभांतर दिखाएगा, वो क्या करेगा फिर पूरा का पूरा ही विभांतर दिखाएगा जितना हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जितना विभांतर है उससे कम विभांतर अगर कोई चीज दर्शा रही है तो वह क्या कहलाएगा, उसका लोडिंग प्रभाव कहलाएगा। क्लियर है? तो इसको क्या बोला जाता है, लोडिंग प्रभाव बोला जाता है, यानी विभांतर से कम मान का विभांतर दर्शाना लोडिंग प्रभाव कहलाता है। उसके बाद हेडिंग लगाओगे प्रतिरोध का मापन करना। करंट का मापन कर लिया हम लोगों ने, वोल्टेज का मापन कर लिया हम लोगों ने, अब बात करेंगे हम प्रतिरोध का मापन करना। सीधा सा है, एमीटर से माप सकते हैं, वोल्ट मीटर से माप सकते हैं, ओम मीटर से माप सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध को हम कई तरीकों से माप सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर नामक उपकरण से माप सकते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक यंत्र से माप सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्लाइड वायर ब्रिज से माप सकते हैं, ओम मीटर से माप सकते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में यूज किया जाता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी माप सकते हैं। तो कई प्रकार के उपकरण हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध माप सकते हैं। तो नई हेडिंग क्या लगाओगे, प्रतिरोध का मापन करना। नई हेडिंग क्या लगाओगे, प्रतिरोध का मापन करना। ठीक है, प्रतिरोध का मापन करने की 4 विधियां हैं। एक तो है एमीटर वोल्ट मीटर विधि, एमीटर वोल्ट मीटर विधि। कैसे मापन करोगे कि जैसे मान के चलो कि एक एमीटर लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पर एमीटर लगा दिया, तो ये एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, और ये क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। सीधा सा समझा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो एमीटर क्या करेगा, देखो एमीटर और वोल्ट मीटर, तो यानी कि पी क्या था अपना, एक V समानुपाती I था, या V इक्वल टू क्या था, I गुणा में R था, और R इक्वल टू क्या था, V बटे में I। ठीक है, ये चीज़ थी। तो ओम के नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमें एक वोल्ट मीटर चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, इसमें हमें एक वोल्ट मीटर चाहिए होता है, एक एमीटर चाहिए होता है। वोल्ट मीटर अपनी रीडिंग देगा, एमीटर अपनी रीडिंग देगा, और आर निकालना हो तो ओम के नियम पे काम करता है। इसमें ओम का नियम, इसमें लिख लो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी है कि भैया इसमें ओम के नियम के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओम के नियम का यूज करेंगे और उस विधि के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यानी कि एमीटर रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, और उसी हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा आता है, नंबर 2 आता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, या व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक चीज पड़ी थी ना कि P/Q इक्वल टू R/S, तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक यंत्र होता है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तीसरा आता है स्लाइड वायर ब्रिज विधि। नंबर 3 कौन सी आती है, स्लाइड वायर ब्रिज मेथड। ठीक है, यह व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही काम करता है, यह भी व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर आधारित होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर आधारित होता है। यह भी किस सिद्धांत पर आधारित होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। ठीक है, स्लाइड वायर विधि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि भैया 1 मीटर लंबा प्रतिरोध का तार यूज करते हैं, 1 मीटर लंबा इसके अंदर स्केल यूज करते हैं, और
मीटर ब्रिज बी केवाइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसे मीटर ब्रिज भी कहते हैं, लिख लो, चलो कोई बात नहीं, मीटर ब्रिज भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज भी इसे कहा जाता है। और उसके बाद सीधा का सीधा नंबर 4 क्या आता है, ओम मीटर। ये क्या आती है, ओम मीटर विधि। ओम मीटर विधि में क्या करते हैं, सीधा का सीधा हम लोग ओम मीटर का ही यूज कर लेते हैं और ओम मीटर के आधार पर ही क्या हो जाता है भैया, वो सीधी की सीधी मुझे प्रतिरोध बता देता है कि इतना प्रतिरोध लगा हुआ है। क्लियर है, ओम मीटर विधि का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ओम मीटर विधि के बारे में अलग से पढ़ाने की ज़रूरत है तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ओम मीटर के बारे में कि एक ओम मीटर होता है भैया और वो सीधा का सीधा क्या कर देता है, मुझे प्रतिरोध माप के दे देता है। जैसे वोल्ट मीटर होता है वैसे ही मेरा क्या लगा होता है, ओम मीटर लगा होता है। क्लियर है। उसके बाद नई हेडिंग लगाओगे आप लोग, मल्टीमीटर, ठीक है। नई हेडिंग क्या लगाओगे, मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर जो होता है वो किन किन चीज़ों को माप सकता है, देखो। अब मल्टीमीटर से हम लोग, मल्टीमीटर का अर्थ होता है कई प्रकार की विद्युतिक राशियों को मापने वाला यंत्र। इससे कई प्रकार की विद्युतिक राशियां माप सकते हैं, कई प्रकार की विद्युतिक राशियां मापी जा सकती हैं। राशियां मापी जा सकती है, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कई प्रकार की विद्युतिक राशियां मापी जा सकती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम एवीओ, एवोमीटर, एवोमीटर भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, एवोमीटर भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, एवोमीटर भी है, एम्पियर वोल्ट ओम मीटर, ठीक है। एवोमीटर की फुल फॉर्म क्या है, एम्पियर वोल्ट ओम मीटर, ठीक है। एवोमीटर का दूसरा नाम क्या है, मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या है, एवोमीटर। एवोमीटर की फुल फॉर्म क्या है, एम्पियर वोल्ट ओम मीटर। एवोमीटर की फुल फॉर्म क्या है, एम्पियर वोल्ट ओम मीटर, ठीक है। एक अच्छे मल्टीमीटर की सुग्राहिता 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होती है, लिख लो। एक अच्छे मल्टीमीटर की सुग्राहिता 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होती है, ठीक है। एक अच्छे मल्टीमीटर की सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी कितनी होती है, 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होती है। चलिए, उसके बाद हेडिंग लगाएंगे आप लोग वाट मीटर। उसके बाद हेडिंग क्या लगाएंगे, वाट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या लगाओगे, वाट मीटर। अब वाट मीटर क्या होते हैं भैया, वाट मीटर जो होते हैं वो मेरे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो डायनामोमीटर टाइप होता है, एक इंडक्शन टाइप होता है और एक स्थिर विद्युतिक टाइप होता है, ठीक है। वाट मीटर क्या है, यह विद्युत शक्ति को मापने के लिए, विद्युत शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, VI कोस फाई AC में, और DC में क्या होता है, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R,
P बराबर V²/R। तीन प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो करते हैं DC के अंदर, DC में, ठीक है, और ये वाला जो करते हैं हम लोग किस में करते हैं, AC में, अल्टरनेटिंग करंट में, AC में। तो AC में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला करेंगे, और DC में कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। अब एक वाट मीटर होता है, वाट मीटर की संरचना अगर बनाएं तो वाट मीटर की संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। वाट मीटर का अगर डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। एक वाट मीटर के अंदर दो क्वाइल होती है, एक क्वाइल होती है करंट क्वाइल, ठीक है, एक होती है करंट क्वाइल और दूसरी क्वाइल होती है पोटेंशियल क्वाइल या प्रेशर क्वाइल या पोटेंशियल क्वाइल, प्रेशर क्वाइल या पोटेंशियल क्वाइल। एक वाट मीटर के अंदर दो प्रकार की कॉइल होती है, एक करंट कॉइल, एक पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल जो होती है वो कम लपेट व मोटे तार की होती है। यह मोटे तार व कम लपेट, ठीक है, ये क्या होती है, मोटे तार व कम लपेट वाली होती है। ये क्या होती है, पतले तार व अधिक लपेट वाली। करंट कॉइल में से सारा करंट बहना होता है, इसके लिए इसको क्या बनाया जाता है, मोटे तार की बनाई जाती है। और पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल जो होता है उसमें से वोल्टेज जानी है तो वोल्टेज जो है वो पतले तारों से भी जा सकती है, इसलिए क्या किया जाता है, जो प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल है वो पतले तारों की बनाई जाती है और जो करंट कॉइल होती है वो मोटे तारों की बनाई जाती है। इन चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे कि वाट मीटर की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या लगाओगे, वाट मीटर की किस्में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाओगे, वाट मीटर की किस्में। ठीक है। अब वाट मीटर जो होते हैं वो मेरे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो डायनमोमीटर वाट मीटर होता है, एक होता है डायनमोमीटर वाट मीटर, एक तो डायनमोमीटर होता है। दूसरा वाट मीटर कौन सा होता है भैया, इंडक्शन वाट मीटर होता है, इंडक्शन वाट मीटर होता है। तीसरा कौन सा होता है, स्थिर विद्युतिक वाट मीटर। तीसरा कौन सा होता है, स्थिर विद्युतिक वाट मीटर। तीन प्रकार के वाट मीटर होते हैं, एक तो डायनमोमीटर वाट मीटर होता है, एक इंडक्शन वाट मीटर होता है और एक स्थिर विद्युतिक वाट मीटर होता है। क्लियर है? आशा करता हूं कि समझ आ रहा होगा। तो पहले डायनमोमीटर वाट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 हेडिंग क्या लगाओगे, डायनमो मीटर वाट मीटर, डायनमोमीटर वाट मीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ज़्यादा खप नहीं बांटे आपा, ठीक है। पैमाना अनुपातिक होता है, पैमाना अनुपातिक होता है, ठीक है। पूछ ले कि डायनमो टाइप वाट मीटर जो होता है उसका पैमाना कैसा होता है, तो अनुपातिक होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, AC DC दोनों पर काम करता है, AC व DC दोनों पर काम करता है, समान काम करता है।
ठीक है, AC व DC दोनों पर क्या करता है, समान रूप से काम करता है। ठीक है, इसका उपयोग वोल्टमीटर के रूप में तो किया जा सकता है, तो कर सकते हैं, परंतु एमीटर के रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, वोल्टमीटर के रूप में तो इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एमीटर के रूप में इसका उपयोग नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी बदलने पर इस यंत्र के पाठ्यांक में गलतियां हो जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बदलने पर रीडिंग गलत हो जाती है। लिख लो, रीडिंग गलत हो सकती है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो उस कंडीशन में इस मीटर की जो यूनिट्स है, जो रीडिंग आती है, वो क्या हो सकती है, गलत हो सकती है डायनेमो टाइप वाट मीटर में। ठीक है, डायनेमो टाइप वाट मीटर में क्या हो सकता है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और लिख लो, यह सैद्धांतिक रूप से सैद्धांतिक रूप से दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बताए थे, एक मूविंग आयरन बताया था, एक मूविंग क्वाइल बताया था। तो मूविंग क्वाइल जैसा होता है, यह सैद्धांतिक रूप से मूविंग क्वाइल जैसा होता है। मूविंग क्वाइल यंत्र जैसा होता है। सैद्धांतिक रूप से क्या करता है, मूविंग क्वाइल जैसा यंत्र होता है। ठीक है, दो क्वाइल होती है, कौन कौन सी बता दिया मैंने आप लोगों को कि वाट मीटर के अंदर दो क्वाइल होती है, एक प्रेशर क्वाइल होती है और एक करंट क्वाइल होती है। दो प्रकार की क्वाइल होती है, एक प्रेशर क्वाइल होती है और एक करंट क्वाइल होती है। क्लियर है, आगे बढ़े। उसके बाद आता है हमारा इंडक्शन वाट मीटर। तो नंबर 2 हेडिंग क्या लगाओगे, इंडक्शन वाट मीटर। इंडक्शन वोट मीटर। इंडक्शन आपको भी पता है कि एसी का मतलब है, इंडक्शन से मतलब क्या है, एसी का मतलब है। ठीक है, तो यह क्या करता है, यह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। यह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किस सिद्धांत पे काम करता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसका यूज केवल एसी में किया जाता है। इसका प्रयोग केवल एसी पर किया जाता है, एसी पर किया जाता है। ठीक है, इंडक्शन नाम आ गया, इसका मतलब समझ लो कि इसका यूज जो है वो केवल और केवल एसी पर किया जाता है, डीसी पर इसका काम नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें डैम्पिंग के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती। इसमें डैम्पिंग के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, इसमें डैम्पिंग के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती। अधिक करंट
या वोल्टेज मापन के लिए इसका उपयोग CT व PT के रूप में किया जा सकता है। अधिक करंट व वोल्टेज मापन के लिए इसका उपयोग CT यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर व PT पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के लिए किया जाता है। अब CT और PT क्या चीज़ है, ट्रांसफॉर्मर के चैप्टर में पढ़े थे। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर है, अधिक मान का करंट या अधिक मान की वोल्टेज है उसको कम मान के एमीटर या कम मान के वोल्टमीटर से मापा जा सकता है, अनुपात के रूप में ये मापता है। तो CT क्या है, वोल्टेज स्टेप अप टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, और PT क्या है, वोल्टेज स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। यानी कि जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है वो अधिक मान की वोल्टेज को कम मान के वोल्टमीटर से मापने का काम करेगा, और CT क्या करेगा, अधिक मान के करंट को कम मान के एम्पियर मीटर से मापने का काम करेगा। तो CT क्या है, वोल्टेज स्टेप अप टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, और PT क्या है, वोल्टेज स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। क्लियर है? आशा करता हूं कि समझ आया होगा सभी बच्चों को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंडक्शन टाइप वॉटमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है, एनर्जी मीटर, नई हेडिंग क्या लगाओगे, एनर्जी मीटर। हमारे घरों में जो मीटर हम लोग यूज करते हैं ना, इसका दूसरा नाम क्या है, kWh मीटर। ठीक है, घरों की जो लाइट हम लोगों ने कितनी यूज की है, कितनी यूनिट हम लोगों ने खपत करी है, उन सब चीज़ों के बारे में जिसका मापन किया जाता है वो कौन सा होता है, एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, तो किसी विद्युतिक राशि में विद्युत शक्ति की खपत मापने वाला यंत्र, यह विद्युत शक्ति की खपत मापने वाला यह क्या करता है, विद्युत शक्ति की खपत मापने वाला यंत्र होता है। यह इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है, यह इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है इंटीग्रेटिंग वाले। ठीक है, एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है, टाइप का यंत्र होता है। यह किस प्रकार का यंत्र होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र होता है। ठीक है, एनर्जी मीटर के कुछ भाग हैं, इसके मुख्य भाग निम्न है भैया, इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से इसके मुख्य भाग होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक होता है प्रचालन युक्ति, तो एक होता है प्रचालन युक्ति। ठीक है, जो चकती होती है ना, जो घूमने का काम करती है और रीडिंग हमें बताती है, पुराने मीटर देखे होंगे तुम लोगों ने। दूसरी होती है ब्रेकिंग युक्ति, दूसरी होती है ब्रेकिंग युक्ति। ठीक है, ब्रेकिंग युक्ति काम क्या कैसे करेगी, जैसे अगर मान के चलो कि लोड लगा रखा होगा तो प्रचालन युक्ति काम करेगी भैया, वो चलता हुआ दिखाएगी कि लोड जो है वो चल रहा है, यूनिट निकालेगी। ब्रेकिंग युक्ति क्या काम करेगी, जैसे ही मैंने लोड हटा दिया तो लोड हटाने के बाद उस घूमने वाली चकती को क्या कर देगी, बंद कर देगी। ठीक है, तीसरी युक्ति आती है रिकॉर्डिंग युक्ति।
तीसरी कौन सी आती है? रिकॉर्डिंग युक्ति। तो तीसरी कौन सी आती है? रिकॉर्डिंग युक्ति। 3 प्रकार की युक्तियां आती है। एक तो प्रचालन युक्ति जो उस चक्ति को घुमाती है, दूसरी ब्रेकिंग युक्ति जो उस चक्ति को रोकती है, तीसरी रिकॉर्डिंग युक्ति। और रिकॉर्डिंग युक्ति का काम क्या है? विद्युत शक्ति की खपत का रिकॉर्ड करके तैयार रखती है। अब एनर्जी मीटर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो फेरेंटी एम्पियर घंटा यंत्र होता है, एक क्या नाम है इसका? इलूहू थॉमसन वाट घंटा मीटर होता है, और एक इंडक्शन एनर्जी मीटर होता है। इंडक्शन एनर्जी मीटर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज होता है, एक 3 फेज होता है। ठीक है, इनके नाम लिखा देता हूँ मैं तुम्हें, कौन कौन से होते हैं इनके नाम लिखा देता हूँ। एनर्जी मीटर निम्न प्रकार के होते हैं। एनर्जी मीटर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा है? फेरेंटी एम्पियर घंटा यंत्र। दूसरा कौन सा आता है? इलीहू थॉमसन वाट घंटा यंत्र। ठीक है। तीसरा कौन सा आता है? इंडक्शन एनर्जी मीटर। अब ये इंडक्शन एनर्जी मीटर होते हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सिंगल फेज के लिए और एक 3 फेज के लिए। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल फेज और दूसरा होता है 3 फेज इंडक्शन मीटर। 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल फेज होता है और एक भैया कौन सा होता है? 3 फेज होता है। क्लियर है? इंडक्शन मीटर तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है, एक हेडिंग लिख लो, इम्पोर्टेंट है। ये फेरेंटी वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक नोट लगा के लिखोगे, नोट। एनर्जी मीटर में एक दोष होता है, एनर्जी मीटर में एक दोष होता है जब लोड ना लगा हो तब भी मीटर यूनिट निकालता रहता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब लोड ना लगा हो उस कंडीशन में भी डिस्क जो है वो घूमती रहती है या लोड निकालता रहता है। इस दोष को क्या निकालता रहता है? या डिस्क घूमती रहती है, इसे क्रिम्पिंग दोष कहते हैं। क्रिम्पिंग दोष कहते हैं। इस दोष को क्या बोला जाता है? क्रिम्पिंग दोष कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और दोष आते हैं इसके अंदर। एक आता है फेज दोष, फेज दोष। ठीक है, दूसरा दोष और कौन सा आ जाता है? घर्षण दोष, तापमान दोष, घर्षण दोष। तीसरा कौन सा आता है? तापमान दोष। ठीक है, तो कई प्रकार के दोष होते हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं।
उसके बाद एक आता है फ्रीक्वेंसी मीटर, जो फ्रीक्वेंसी को मापने का काम करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर क्या काम करता है? फ्रीक्वेंसी को मापने का काम करता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मीटर के बाद आता है जी अपना पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर क्या काम करता है? पावर फैक्टर को मापने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ आती है हमारी मैगर। ठीक है, मैगर के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैगर क्या काम करता है। तो मैगर क्या होता है? इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का काम करता है। ठीक है, घर की अगर कोई फिटिंग वगैरह हम लोगों ने चला दी है, कर दी है, तो उसके बाद चलाने से पहले हमें मैगर से माप लेना चाहिए। एक अलग से लिख लो लाइन इसमें कि मैगर क्या होता है कि भैया अर्थ प्रतिरोध टेस्टर होता है। ठीक है, अर्थ का प्रतिरोध नापने वाला यंत्र होता है। मैगर क्या काम करता है? अर्थ का प्रतिरोध मापता है, अर्थ प्रतिरोध मापने वाला यंत्र होता है, या इसको अर्थ प्रतिरोध टेस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का भी ये काम करता है। ठीक है, इसमें 500 वोल्ट डीसी पैदा करने वाले जनरेटर का प्रयोग किया जाता है और इसकी संरचना डायनेमोमीटर के समान होती है। मैगर की संरचना किसके समान होती है? डायनेमोमीटर के समान होती है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि मैगर की स्पीड कितनी होती है? तो मैगर की स्पीड होती है 140 से लेकर 160 आरपीएम तक। मैगर की घूर्णन गति कितनी होती है? 140 से लेकर 160 आरपीएम तक होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना जो चैप्टर है ये कंप्लीट है। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ने वाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ कि समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ना समझ आया हो तो भी कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको दोबारा कुछ अलग से चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।